हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बुक से है, जो कि पीके पनवार इसके राइटर हैं और AITBS पब्लिशर ग्रुप है। ओके, तो ये जो बुक है ये बेस्ट है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड GNM बोथ। तो इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताए गए हैं और इसमें इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। टॉपिक्स भी बहुत ही कवर अच्छे से हो जाते हैं। अगर एक बार दो बार रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं इसके जो स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो ये बुक ख़रीद लेना। ये बुक बहुत ही अच्छी है, इससे पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप अचीव करोगे इन एग्ज़ाम्स में। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो ये जो बुक है ये 2 पार्ट्स में आती है। अगर 2 पार्ट्स में नहीं तो आप कंबाइन 1 पार्ट, ये जो है पूरी 1 पार्ट में है, इसमें 2 पार्ट का आपको करना पड़ता है। ठीक है, 2 पार्ट में डिजीज़ इसकी डिवाइडेड है। जैसे कि अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो अस्थमा से है, जो कि MSN फर्स्ट के कॉन्सेप्ट से आता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड इट्स मैनेजमेंट। इसके सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो ये रहे, जैसे कि अस्थमा, न्यूमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, ये सब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छे से अगर आप कवर करोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल मार्क्स आप अचीव करोगे एग्ज़ाम्स में। तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अस्थमा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, अगर हम अस्थमा की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है अस्थमा इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ एयरवे। एयरवे की क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है एंड जो कॉज्ड बाय एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकाई रिजल्टिंग इन रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयरवे। एयरवे का जो मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, नैरो होता है, फिर बाद में दोबारा से वो कुछ टाइम के बाद में रीओपन हो जाता है। और ये होता किसकी वजह से? ड्यू टू ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, यानी कि उसमें बोलते हैं स्पाज्म, कंजेशन एंड थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की जो वॉल्स होती हैं उनमें थिकनिंग हो जाने की वजह से नैरो हो जाता है। किसकी वजह से? एलर्जी, कोई भी रिस्पॉन्स, जैसे कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन्हें डस्ट से भी एलर्जी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी उनका जो ब्रोंकाई है वो नैरो हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, और बाद में ये ठीक भी हो जाता है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, और म्यूकस का एक्यूमुलेशन उसके अंदर होने की वजह से एयरवे का जो पासेज होता है, जो एयर पास की जो स्पाज्म होता है वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, जिस छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ब्रीथ लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। रिकरेंट अटैक ऑफ डिजनिया एंड वीजिंग। डिजनिया क्या होता है कि मतलब ब्रेथ लेने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है और वीजिंग साउंड आने लगती है। उन जो अगर ब्रीथ भी करेंगे वो तो साउंड वीजिंग टाइप की हो जाती है। स्टेटस एस्थमेटस, ये क्या होता है? एन एक्यूट अटैक दैट लास्ट फॉर सिवरल डेज। ये एक एक्यूट अटैक होता है अस्थमा का जो कि सिवरल डेज के लिए भी होता है। इट इज़ एमरजेंसी दैट कैन बी फेटल। और जब ये स्टेटस एस्थमेटस आता है तो बहुत ही ज़्यादा एमरजेंसी होती है, उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी मूव करना होता है फॉर एमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स, उसकी जान बचाने के लिए, यानी कि फेटल होता है ये कंडीशन। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। ये स्ट्रक्चर दे रखा है, जैसे कि आप देखें एयरवे जो नैरो हो जाता है, जिसकी किसकी वजह से? क्रोनिक एलर्जिक रिस्पॉन्सेस की वजह से। तो यहाँ पे नॉर्मल एयरवे दिखाया रखा है आपको, यहाँ पे हो गया ड्यूरिंग अस्थमा सिम्टम्स। देखो नैरो हो गया ना, पूरा का पूरा जो एयरवे है वो नैरो हो गया, जिसकी वजह से ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है। थिकनिंग एयरवे वॉल, तो ये है मसल्स और ये है म्यूकस जो हमारा बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि डर्ट वगैरह और उनकी सब की वजह से म्यूकस इकट्ठा हो जाता है बीच में एयरवे के, जिसकी वजह से जो पासेज होता है एयरवे का ब्रोंकाई में वो नैरो हो जाता है और डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ करने में, इनकी सांस लेने में। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है अस्थमा अटैक के, जैसे कि इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म दे रखी है नियर रोड से, हम इसे लर्न कर सकते हैं। जैसे कि N फॉर नोज एंड साइनस प्रॉब्लम, E फॉर एक्सरसाइजेज, A फॉर एयर पॉल्यूशन, R फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, R फॉर रैपिड इफेक्ट ऑफ इमोशंस, O फॉर ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स जैसे कि डस्ट, केमिकल्स एज आई टोल्ड यू बिफोर, A फॉर एलर्जेंस एंड D फॉर ड्रग्स जैसे कि एनासिड्स, यानी कि जो हमारे एनासिड्स होते हैं, अगर उनका रेगुलर इंटरवल पर यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से भी अस्थमा अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसकी हम कॉजेज़ की बात करें, इटियोलॉजी और कॉजेज़, यू कैन से बोथ। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसके अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि मॉइस्टी से कोल्ड
एयर जाते तब, जब आपने देखा होगा कि अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उनको अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चेंज इन ह्यूमिडिटी यानी कि ड्राई एयर में हो जाना, तो इसकी वजह से भी उनका चांसेस बढ़ जाते हैं। कोजेस माने होता है कि किसकी वजह से ये अस्थमा हो सकता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स में जाएगा सिगरेट, इंडस्ट्रियल स्मोक, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड, इन सब की वजह से भी अटैक पड़ सकता है। एलर्जन इनहेलेशन, जैसे कि फूड ट्रीटेड विद सल्फर, बियर, वाइन, इनको अगर इनहेल करेगा अस्थमा का पेशेंट तो उसको इसकी वजह से भी अस्थमा अटैक हो सकता है। अदर फैक्टर्स में और आता है स्ट्रेस एंड इमोशन अपसेट, कोई भी बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है उसको, कोई भी जैसे कि उस अस्थमा के पेशेंट को कोई भी इमोशनल अटैक हुआ है तो उसकी वजह से भी उसको अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं अटैक होने के। मेडिकेशन में जैसे कि एनासेड्स और बीटा ब्लॉकर्स, एनासेड्स की फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इस फुल फॉर्म है एनासेड्स की, और बीटा ब्लॉकर्स, इनके भी रेगुलर यूजेस से अस्थमा का अटैक होने के चांसेस बन जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑडर और परफ्यूम, आपने देखा होगा कोई भी अस्थमा का पेशेंट होता है उसके आसपास परफ्यूम लगा के जाते हैं तो उसको ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कभी भी पेशेंट को ना ही तो हमें परफ्यूम लगवाना चाहिए और ना ही उसके पास लगा के जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसके रिस्क फैक्टर कि कौन किस किस वजह से और ये इसके चांसेस है कि हो सकता है। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में कोई भी अस्थमा का पेशेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि उसकी जनरेशन को भी अस्थमा की डिजीज़ बन जाएगी, डिसऑर्डर बन जाएगा। पैसिव स्मोकिंग यानी कि स्मोक करना, हिस्ट्री ऑफ एलर्जेंस, ओबिसिटी यानी कि मोटापा, लो बर्थ वेट, ठीक है, और रेगुलर यूज़ ऑफ एनासिड, एज अ टोली रेगुलर यूज़ ऑफ एनासिड्स भी हमारे प्रॉब्लम करते हैं अस्थमा अटैक की। और अर्बन लिविंग, जैसे कि इंडस्ट्रियल लिविंग जो होता है यानी कि अर्बन एरियाज़ में जो शहरों में जो रहते हैं उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे होता है, इस वजह से। नाउ अब है इसके टाइप्स कि अस्थमा कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के अस्थमा होते हैं, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक यानी कि एलर्जिक, जैसे कि चाइल्ड में होता है ये मोस्टली, और इंट्रेंसिक नॉन एलर्जिक, जैसे कि 35 ईयर्स के जो अबव एज है उनमें ये कॉमनली देखा जाता है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अस्थमा, तो इसमें आता है वीजिंग साउंड, यानी कि जब ब्रीथ हम स्टेथोस्कोप से ब्रीथ उसकी साउंड लेते हैं तो उसकी वीजिंग साउंड आती है। चेस्ट में टाइटनेस फील करता है, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, बहुत ही प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, और रोची साउंड, जैसे कि जब वो सांस अंदर की तरफ खींचेगा तो रोची साउंड उसको हमें सुनाई देगी स्टेथोस्कोप में। कफ और डिज्नी यानी कि ब्रेथलेसनेस, और हाइपोक्सीमिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी, और अटैक ऑफ अस्थमा में भी फ्यू मिनट्स और आर, और जो अस्थमा का अटैक होता है वो मिनट्स के लिए भी होता है और आर तक भी निकल जाता है। स्टेटस अस्थमाटस का ये एग्जाम्पल है इसमें। नाउ अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें अस्थमा की, तो इसमें हम इंट्रेंसिक की पहले बात करेंगे जो चाइल्ड में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एलर्जिक और एलर्जिक या फिर एंटीजेंस होते हैं वो मास्ट सेल पर अटैक करते हैं, और IgE एंटीबॉडीज़ जो होती है वो बेसोफिल्स पर अटैक करती है, जिसकी वजह से केमिकल्स मीडिएटर्स रिलीज़ होना स्टार्ट कर देते हैं। इसके आ जाते हैं हिस्टामिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन और ल्यूकोट्रीन। ये क्या होता है, ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, स्टिमुलेशन होने की वजह से स्टार्ट हो जाता है रिलीज़ होना, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि जो ब्रोंकाई है हमारी उनमें कंस्ट्रक्शन है कि वो छोटी होने मतलब सुकड़ने लगती हैं अंदर से, ठीक है, जिसकी वजह से डिज्निया यानी कि हमें ब्रीथ लेने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, ब्रीथिंग करने में। इंट्रेंसिक की बात करें, नॉन एलर्जिक से हम बोलते हैं, ये हमारा होता है अडल्ट में 35 ईयर एज के अबव में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट बिंग्स विद बोथ पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक रिस्पॉन्सेस। अगर हम इंट्रेंसिक की बात करें तो इसमें पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। सबसे पहले पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो PNS बोलते हैं, जिसे वो रिलीज़ करता है एसिटाइलकोलिन, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस यानी कि SNS जो होता है वो स्टिमुलेट कर देता है अल्फा यानी कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ओके। इसके डायग्नोसिस में आता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ABG आर्टरी ब्लड गैस एनालिसिस, हाइपोक्सीमिया, इंक्रीज्ड PCO2 एसिडोसिस, ये सब उसमें चेक करेंगे, और चेस्ट एक्सरे कराएंगे, और एक्सल्टेशन ऑफ ब्रेथ साउंड यानी कि वीजिंग साउंड हम इसमें
डायग्नोज करेंगे और स्पायरोमेट्री से हम एनालिसिस करेंगे कि लंग की कितनी कैपेसिटी है। ओके, नाउ कॉम्प्लिकेशन इसमें अगर अनट्रीटेड रह जाता है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो जाती हैं अस्थमा में। तो इसमें आता है रेस्पिरेटरी फेलियर, निमोनिया, कार्डियक अरेस्ट, स्टेटस एस्थमेटस और एटलेक्टेसिस। ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। अब मैनेजमेंट में देखेंगे, अस्थमा को मैनेजमेंट में देखेंगे तो मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम इसका देखते हैं तो ब्रोंकोडायलेटर्स यानी कि बीटा एग्नोइस्ट देते हैं इसमें। ये क्या करते हैं, दे कॉजेज वाइडनिंग ऑफ एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेटिंग बीटा रिसेप्टर। ये बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से जो ब्रोंकियल है उसकी स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और एयरवे वाइड यानी कि ओपनिंग उसकी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से रिलैक्स मिल जाता है हमारा ब्रीथिंग में। इसमें जो एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल्स में आता है सेल्बुटामोल, फ्रोमोट्रोल, एल्ब्यूट्रोल और ट्यूबिटलाइन भी इसमें एक और एग्जांपल आता है। ठीक है, ये इसके मेडिकल सॉल्ट की एग्जांपल्स हैं। नाउ एक्जिथिन डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, दे हैव अ डाययूरेटिक इफेक्ट एंड रिलैक्सेस स्मूथ मसल्स स्पेशली ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको ये रिलैक्स करता है डाययूरेटिक इफेक्ट शो करके। तो इसके एग्जांपल्स में आ जाता है थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन और अमाइनोफाइलिन, यही मेडिकेशंस है। नाउ इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स का क्या रोल होता है, द एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंटीस्पास्मोडिक एक्शन। ये एंटीस्पास्मोडिक एक्शन शो करते हैं जिसकी वजह से जो म्यूकस जो इकट्ठा हो जाता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाता है और स्मूथ मसल्स जो हैं ब्रोंकाई की वो रिलैक्स होने लगती है जिसकी वजह से एयरवे ओपनिंग ईजी हो जाती है और ब्रीथिंग में ईजी होता है। इसके एग्जांपल्स हैं एप्राट्रोपिन और एट्रोपिन सल्फेट जिसे न्यूमुलाइजर भी बोलते हैं। नाउ कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मिथाइल पेरिडिनिसोलोन और बीटा मेथासोन, ये इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट जो मेडिकेशन है वो है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्रिन बाय ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करके एक्शन को ऑफ ल्यूकोट्रिन का एक्शन जब ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से रिलैक्स मिल जाता है स्मूथ मसल्स को ब्रोंकाई की। एक एग्जांपल आते हैं मोंटेल्यूकास्ट और जेफ्रील्यूकास्ट, इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। ये एक्टिविटी स्टॉप कर देते हैं मास्ट सेल की जिसकी वजह से ब्रोंकाई का जो ओपनिंग है वो रिलैक्स हो जाती है जिसकी वजह से एयरवे पासेज होने लगता है और ब्रीथिंग में ईज होता है। इसके एग्जांपल है क्रोमोलाइन सोडियम, ये इसकी मेडिकेशन के एग्जांपल है। तो ये ऑल अबाउट द मेडिकेशंस था। नाउ इसमें स्टेप वाइज दिखा रखा है कि अस्थमा का स्टेप वाइज मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, यूज़ ऑफ इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स यानी कि सेल्ब्यूटामोल का अगर यूज़ करते हैं तो ब्रोंकोडायलेटर्स इनहेल करने के बाद इनहेल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट प्लस, तो उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, इनहेल ब्रोंकोडायलेटर्स प्लस इनहेल हाई डोज स्टेरॉइड्स। अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो हम हाई डोज स्टेरॉइड्स देंगे। नेक्स्ट इसके बाद में इसको भी अगर नहीं फ़र्क पड़ रहा है उस पेशेंट को तो हम इसमें इनहेल्ड हाई डोज स्टेरॉइड्स और एंड ब्रोंकोडायलेटर्स एंड एक्जिथिन डेरिवेटिव्स देंगे। अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम उसे एडिशन ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स देंगे। फोर्थ जो स्टेप है इसमें ऐड करके हम स्टेरॉइड्स और उसको ओरली प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि उसके अस्थमा में एज हो सके यानी कि उसे रिलैक्स मिल सके। नाउ अगर इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट वैसे तो आप कर ही लोगे लेकिन इसमें एक बार जो लिखा है वो मैं बता देती हूँ। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, प्रोवाइड ड्रग एज प्रिस्क्राइब, जैसे जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के थ्रू वो हमें उन पेशेंट को देनी है। नेमुलाइज द पेशेंट विद एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से नेमुलाइज करना क्योंकि जो अस्थमा का पेशेंट है उसको नेमुलाइजर की सबसे पहले नीड होती है। ठीक है, प्रोवाइड म्यूकोलाइटिक्स टू फैसिलिटेट थिक स्पूटम, यानी कि जो हमारा म्यूकस होता है, म्यूकस जो इकट्ठा हो गया होता है उसको हम म्यूकोलाइटिक्स से एक्सपेल आउट करा सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर एबीजी पल्स ऑक्सीमीटर टू डिटेक्ट हाइपोक्सिया। आर्टर ब्लड गैस हम मॉनिटर करेंगे और पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे कि ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। नेक्स्ट एलिवेट हेड ऑफ द बेड, बेड का हेड एलिवेट कर देंगे और पोजीशन रेगुलरली चेंज करते रहेंगे, जिससे हमें जो 90 और 45 डिग्री की पोजीशन पर रखना है पेशेंट को, ताकि उसका जो लंग्स है वो प्रॉपरली एक्सपेंड हो सके और उसे रिलीफ मिल सके डिजनिया से। देन उसके बाद में टीच द टेक्निक टू यूज़ इनहेलर, जो पेशेंट है उनको टेक्निक्स बताएंगे किस तरह से इनहेलर यूज़ करना है टाइम टू टाइम, और डोजेस के बारे में भी उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे सिम्टम्स डिक्रीज हो सके। तो ये सारे नर्सिंग मैनेजमेंट है, ये बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट इसके हैं डायग्नोसिस। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में जो डायग्नोज होते हैं वो हमें पेपर में एग्जाम में हमें 5 डायग्नोज मैक्सिमम लिखने होते हैं, और 5 डायग्नोज अगर हम लिख रहे हैं तो उसके मिनिमम 3 NCPs बेस्ड ऑन दीज डायग्नोज हमें निकालने होते हैं, बनाने होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आता ज़रूर है NCP बनाने के लिए। तो इसमें जो पहला डायग्नोज इन्होंने लिखा है यह है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड थिक्ड म्यूकस। जो डायग्नोज होते हैं हम उसमें ये जो वर्ड है रिलेटेड टू, ये डायग्नोज के लिए लिखा जाता है। ठीक है, ये डायग्नोज की इसमें पहचान बोल सकते हैं आपकी, डायग्नोज के लिए लिखा जाता है रिलेटेड टू। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू अल्टर्ड O2 सप्लाई। तीसरा पॉइंट इसमें जो ब्रोंकोस्पाज्म, एयर ट्रैप एंड एल्वुलाई डिस्ट्रक्शन। तीसरा पॉइंट है इसमें इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू स्प्यूटम प्रोडक्शन, डिजनिया, एनोरेक्सिया। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट है इसका डिफिशेंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड अदर सेल्फ केयर नीड्स। एंड फिफ्थ पॉइंट है इसका एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, कि पेशेंट को कुछ पता ही नहीं है कि क्या प्रोसेस चल रही ट्रीटमेंट की, क्या केयर है, और उसे एंजाइटी होती है इस वजह से। तो ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं डायग्नोसिस में, और इसी के बेसिस पे हम NCP बनाते हैं। इसमें हेल्थ एजुकेशन भी दिया गया है, पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। हेल्थ एजुकेशन में अगर हम बताते हैं पेशेंट को तो इसमें अवॉइड एलर्जेंस, अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड वाटर, अवॉइड माउथ ब्रीथिंग, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वायरल इन्फेक्शन पीपल्स, और अवॉइड स्मोकिंग। ये जो 5 पॉइंट है ये हम उसे एजुकेशन के तौर पे बता सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अस्थमा। तो जय श्री राम। आपको आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप अगर चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके। बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट पोर्शन नहीं था, बहुत ही इजी है। अस्थमा तो सबसे इजी है और सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता ही आता है एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट हमारा जो डिजीज़ होगी नेक्स्ट हमारी वो होगी न्यूमोनिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम। हेल्थी रहिए और सेफ रहिए, और शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।